अच्छा, करंटली ना टू गेट अ फुली फंडेड पीएचडी इन द यूएस दो पाथवेज हैं जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। एक जो तरीका है वो क्या है कि आप डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर देते हैं और यू कम्पीट विद द अदर एप्लीकेंट्स। इस केस में ये है कि आप ज़ाहिर है अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं पहले। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स लेते हैं और अपनी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आप ड्राफ्ट करते हैं। अपना जीपीए अच्छा मेंटेन करते हैं अंडर ग्रेड के अंदर, या अगर आपने आगे मास्टर्स किया हुआ है तो उसके अंदर यू ट्राई टू एम फॉर अ वेरी हाई जीपीए। जीआरई स्कोर्स आप अपने जितने ज़्यादा कंपेटिटिव कर सकते हैं उनके ऊपर आप फोकस करते हैं, एंड यू गेन अ लॉट ऑफ रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन यू ट्राई टू सॉलिडिफाई योर एप्लीकेशन। और उसकी बेसिस के ऊपर आप डायरेक्टली प्रोग्राम्स वगैरह सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैच करती है विद द प्रोग्राम और वो इतना ज़्यादा ओवर कंपेटिटिव नहीं है देन व्हाट योर प्रोफाइल करंटली है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, एंड देन उनकी जो एडमिशंस कमेटी है वो उसको एवेल्युएट करके आपको एक डिसीजन दे देती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो प्रोफेसर्स के साथ इन टच होने की कोशिश करते हैं बिफोर हैंड, इस उम्मीद के ऊपर कि कोई प्रोफेसर हामी भर दे, कह दे कि यार अच्छा चले मैं आपको टीएशिप दे दूंगा या मैं आपको अपनी रिसर्च लैब के अंदर कोई पोजीशन ऑफर कर दूंगा और आप उसके ऊपर आके काम करते रहें। उससे ये होता है कि स्टूडेंट की, एप्लीकेंट की फंडिंग सिक्योर हो जाती है, और फिर जब सिक्योर फंडिंग के साथ स्टूडेंट अप्लाई करता है टू द प्रोग्राम तो जाहिर है कि वो फिर प्रोग्राम भी देखता है कि यार एक फैकल्टी मेंबर है हमारा जो कि इस बच्चे के साथ इंटरेस्टेड है काम करने में और उसने हामी भरी भी इसको, तो उससे उसकी एप्लीकेशन मजीद स्ट्रांग हो जाती है एंड द एप्लीकेंट गेट्स द फुली फंडेड पीएचडी एडमिशन ऑफ। ये जो दोनों वेज है ना, जाहिर है इनके अंदर आपको जो कंपटीशन है वो बाकियों के साथ करना है, उनके साथ compete करना है। दूसरा मसला ये है कि ये जो प्रोफेसर्स को रीच आउट करने वाली चीज़ है ना जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट है, जब से मैं इस काम के अंदर हूँ फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड, मैंने ये देखा है कि बच्चे मोस्टली, जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं ना, वो ये करते हैं, दे रीच आउट टू प्रोफेसर्स, उनको कोल्ड ईमेल्स करेंगे, उनसे टीएशिप आरशिप के बारे में पूछेंगे। अब ये चैट जीपीटी की दुनिया से पहले तो ये सब चलता था, आज भी चलता है, मतलब आप प्रोफेसर्स को आज भी रीच आउट करते हैं, प्रोफेसर आपको रिप्लाई करते हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुली चलता था। उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा लोग उस टाइम के ऊपर ईमेल्स नहीं कर रहे होते थे, बिकॉज इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, टीडियस होता था ना कि आपने एक एक प्रोफेसर की प्रोफाइल पढ़नी है, उसकी रिसर्च पढ़नी है, उसके बाद आपने उसको रीच आउट करना है, फिर आपने उसको कन्विंस करना है, फिर आपने उसके मुताबिक एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है, उसके मुताबिक अपने सीवी को अलाइन करना है, और जाहिर है उसकी पूरी आपको रिसर्च लैब के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिसर्च ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, तो एक अच्छा खासा एफर्ट होता था। और फिर उस एफर्ट के बाद आपने ईमेल भी ड्राफ्ट करनी होती थी, तो ये बहुत सारे बच्चे तो उनकी जान जाती थी इससे, और वो इस रूट के ऊपर चढ़ते ही नहीं थे, डायरेक्टली बहुत सारे लोग अप्लाई करना शुरू हो जाते थे। तो उसके अंदर ये था होता था कि तब तो इतना ज्यादा ये मसला नहीं होता था। मेरे तो कई ऐसे स्टूडेंट्स अपने जिनके पास लिटरली जीरो वर्क एक्सपीरियंस था, उनके पास एक अच्छा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता था, उसके बेसिस के ऊपर वो किसी प्रोफेसर को कोल्ड ईमेल करते थे, प्रोफेसर रिप्लाई कर देता था, और फिर उसके बाद प्रोफेसर उनको एक इंटरव्यू कर लेता था और उनको सिलेक्ट कर लेता था। उसके बाद प्रोफेसर कहता था कि ठीक है अब आप प्रोग्राम में अप्लाई कर दें, अपनी एप्लीकेशन अंदर लिख दें कि भाई मैं विलिंग हूँ आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करने में और आपको अपनी रिसर्च लैब के अंदर रखने में। तो उससे ये होता था कि बच्चे का एडमिशन हो जाता था, केस उसका बन जाता था। लेकिन अब ये चीजें जरा कंपेटेटिव होती जा रही हैं, सैचुरेट होती जा रही हैं, बिकॉज चैट जीपीटी आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो चैट जीपीटी पकड़ा, उसको अपनी सीवी पकड़ाई, उसको प्रोफेसर की दो तीन चार पेपर पकड़ाए, पब्लिकेशंस पकड़ाई, और उसके बाद प्रोफेसर की सारी प्रोफाइल और इन्फॉर्मेशन दे के, अपनी इन्फॉर्मेशन दे के उससे पूरी ईमेल ड्राफ्ट करवा लेते हैं, जो कि परफेक्टली अलाइंड भी होती है विद द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च, इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेसर। तो अब ये बहुत सारे लोग जो हैं ये काम करने लगे हैं, तो ये चीज़ सैचुरेशन की तरफ अब मूव कर गई भी है। तो अब मैंने ये देखा कि अब सिर्फ उन लोगों को प्रोफेसर रिप्लाई कर रहे होते हैं जिनकी अपनी प्रोफाइल के अंदर या तो बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस हैं, या किसी ऐसे प्रोफेसर के अंडर उन्होंने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है अपनी होम कंट्री के अंदर, जो जिन प्रोफेसर्स का ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम है, बड़ी रिकग्निशन है। तो उन उस तरह के बच्चों को तो प्रोफेसर आज भी रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि आज से चंद साल पहले, 5 6 7 साल पहले, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, बस एक प्रोजेक्ट की बेसिस पे वो प्रोफेसर घेर लेते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द sheer effort that they were putting into reaching out to that professor, selecting that professor, reading his work and aligning his their emails with his work। तो अब वो वाली चीज, वो वाला लुट प्रोग्राम जो है ना अब खत्म हो गया अब। तो इस वजह से ये है कि सिर्फ बेस्ट पीपल आर नाउ गेटिंग द रिस्पॉन्स। तो अब इस केस के अंदर हो क्या रहा है कि लोगों के लिए ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी ना वो अब ऑलमोस्ट क्लोज डाउन होती जा रही है, और अब बच्चों को उस तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे। अब इस सारे के अंदर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बड़ा एक इनोवेटिव काम करना शुरू किया है, और ये चीज मैंने पिछले 1 2 सालों में देखी है, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये काफी सक्सेसफुली काफी ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। अभी भी ये चीज इतनी ज्यादा बच्चों को नहीं पता। इनफैक्ट मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इस वक्त जो लोग, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, स्पेशली पीपल इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी, उनमें लेस देन 10% ऑफ द पीपल वुड नो दिस स्ट्रेटेजी ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर भी ये है कि थोड़ी सी एफर्ट इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर थोड़ा सब्र भी इन्वॉल्व होता है। तो ये इस बात के ऊपर भी अभी इतने ज्यादा बच्चे नहीं है, और मेरे ख्याल है इस बात के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, जब जैसे जैसे उनको अवेयरनेस होगी तो लोग इस तरफ आना शुरू हो जाए। इसके अंदर
अंदर आपको लिटरली फुली फंडेड पीएचडी ऑफर हो जाती है इवन बिफोर अप्लाइंग। इसमें होता ही है कि देखें, इंस्टेड ऑफ कि आप प्रोफेसर्स को जेनेरिक कोल्ड ईमेल्स फेंकें कि भाई मुझे आरएशिप टीएशिप पोजीशंस के लिए आप कंसिडर करें, प्रोफेसर्स के पास जाहिर है फंडिंग भी लिमिटेड है, प्रोफेसर्स के पास हर बंदा उनको ईमेलें कर रहा है, कोल्ड ईमेलें कर रहा है इस वक्त। तो अब उस केस के अंदर क्या होता है कि प्रोफेसर्स बहुत सारी ईमेल्स को तो वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, और काफी अच्छी ईमेल्स भी कई दफा लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो प्रोफेसर को आरएशिप या टीएशिप के लिए ईमेल ही नहीं करेंगे, वो उसको ईमेल करेंगे फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। यानी कि किसी प्रोफेसर को वो आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये जो काम कर रहा है ना, ये एग्जैक्टली वो काम है जो कि मैं इन द फ्यूचर करना चाहता हूँ, या जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और उसको मैं प्रोफेसर के साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। और वो प्रोफेसर से कुछ नहीं मांगे, वो ये नहीं कहेंगे कि तू सानू पैसे दे या आरएशिप दे या टीएशिप दे। वो प्रोफेसर को कहेंगे यार हमारे साथ जो है ना एक रिमोट रिसर्च कोलैबोरेशन आप कर लें। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जैसे आप अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और आप जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पे किसी कोई प्रोफेसर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है और आप उसके टीए बन जाते हैं या आरए बन जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप उस प्रोफेसर को हेल्प कर रहे हैं विद हिज रिसर्च और विद हिज प्रोजेक्ट्स, एंड यू गेट हिज वर्क पब्लिश्ड, यू हेल्प हिम विद पब्लिकेशंस। उसमें आपका नाम भी आ जाता है, आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाता है, और वो लेकर आप चले जाते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के पास और वहाँ के प्रोफेसर के पास, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ अब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अब बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के प्रोफेसर के साथ ये काम करें, वो ये चीज़ अमेरिकन प्रोफेसर के साथ करना शुरू हो गया और बड़े सक्सेसफुली करना शुरू हो गया। तो इसमें होता क्या है कि यू रीच आउट टू द प्रोफेसर, लेट्स से आज मैं एक फाइनल ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ या मैं अभी नया नया ग्रेजुएट हूँ आफ्टर माई अंडरग्रेड, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ प्रोफेसर आइडेंटिफाई करूंगा और उनको मैं रीच आउट करूंगा। मेरा अभी कोई पीएचडी का प्लान नहीं है कि मैं अगले 2-3 साल के बाद प्लान कर रहा हूँ पीएचडी करने का। अभी मेरा सिर्फ ये काम है कि यार मैंने अगले 2-3 साल जो है ना अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अब वो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए मैं एक प्रोफेसर को रीच आउट करूंगा, उसके बाद मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं आपके साथ कोई स्मॉल स्केल रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर अ ईयर और 2 जितना भी आप करना चाहते हैं वो आप इंटरेस्टेड हैं करने के अंदर। और उसके बाद ये है कि आप जब उस प्रोफेसर के साथ आपकी सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद 1 साल 2 साल आप उसके साथ रिसर्च के अंदर उसको असिस्ट करेंगे या उसके प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करेंगे, तो वो 1-2 साल उसके साथ काम करने के बाद जाहिर है आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, और उसी दौरान बच्चे जो होते हैं वो उसी प्रोफेसर से उनको फुली फंडेड ऑफर हो जाती है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें ना मैंने ये देखा कि मेरे स्टूडेंट्स ने ना प्रोफेसर्स को काफी धोखा भी दिया। धोखा इस तरह से दिया है कि एक प्रोफेसर पकड़ा, उसके साथ साल 1.5 साल 8 महीने 10 महीने काम किया, रिसर्च वर्क किया, उसके साथ कोई पब्लिकेशन भी 1-2 कर दी, उससे रिकमेंडेशन लेटर भी मिल गया। अब ना उस प्रोफेसर के साथ वो काम नहीं करेंगे, वो पीएचडी नहीं करेंगे, वो किसी और यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, बेहतर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहां जाकर ना उस प्रोफेसर का रिकमेंडेशन और वो जो पब्लिकेशन है वो लेकर उधर जाकर उधर अप्लाई करके डायरेक्टली अप्लाई करके उधर वो किसी प्रोफेसर वगैरह को नहीं कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हमें वो कुछ ऑफर करो। मतलब कर भी सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अब आपकी प्रोफाइल जाहिर है बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन ये है कि लोग किसी प्रोफेसर के साथ काम करके किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या के अंदर जाके अपनी पीएचडी शुरू कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपके पास एक तो प्रॉपर एक एक्सपीरियंस आपका बिल्ड हो जाएगा, आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक प्रोफाइल आपकी बिल्ड होगी, आप पब्लिकेशंस उस लेवल की करेंगे, उस लेवल का काम करेंगे जिस लेवल का काम वहां पे हो रहा है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेके उस एक्सपीरियंस को लेके आप जहां मर्जी चाहे अमेरिका के अंदर जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में दिल चाहे आप अप्लाई करें और अपने लिए वो ऑप्शंस को ओपन अप कर दें। इफेक्टिवनेस इस पूरी स्ट्रेटेजी की क्यों है? नंबर 1, आपकी पब्लिकेशन निकल आएगी। नंबर 2, आपका फैकल्टी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। नंबर 3, आपको रिकमेंडेशन लेटर एक बहुत हैवी किस्म का मिल जाएगा। ये 3 चीजें अगर आपने 1 साल 2 साल उस प्रोफेसर के साथ काम करके आप अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके लिए अगले 2-3 साल के बाद किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके डायरेक्ट पीएचडी फंडिंग लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी स्टूडेंट थी जो कि एनवाईयू के प्रोफेसर के साथ रिमोट रिसर्च वर्क कर रही थी, 2 साल उसने उसके साथ काम किया, फिर उसी प्रोफेसर ने उसको यूसी बर्कले के अंदर रिकमेंड कर दिया फॉर अ पीएचडी, एंड करंटली शी इज डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम यूसी बर्कले। तो बेसिकली ये कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आप प्रोफेसर से डायरेक्ट जाके पीएचडी की बात ना करें, उससे आरएशिप टीएशिप मांगने के पीछे ना भागें। आप सीधा सीधा उससे कहें भाईजान तुम काम कर रहे हो, तुम प्रोजेक्ट्स करते हो, मेरा ये काम है, तुम्हारा भी यही काम है, हम दोनों में ओवरलैपिंग इंटरेस्ट्स हैं, मेरे पास ये स्किल सेट है, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं मैं या मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, और आप अपना उसको सीवी अटैच करके भेजें और उसको कहें यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करना है, मैं तुम्हारा मुफ्त का एसेट हूँ, पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, घोड़े की तरह काम करूंगा, 100 घंटे भी काम कराओगे तो काम करूंगा, उसके लिए एक मुफ्त का बंदा उसको बैठे बैठे मिल गया, वो बंदा उसके लिए काम करेगा और 1-2 साल के बाद आप वही काम की बेसिस के ऊपर आगे अपने लिए जो है वो करियर के अंदर अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप कर लेंगे। प्रोफेसर्स को भी ये वाली अप्रोच बहुत पसंद है क्योंकि देखें प्रोफेसर के पास भी ना लिमिटेड फंडिंग होती है, वो ये नहीं कर सकता कि वो 10 उसने आरए रखने हैं या टीए रखने हैं तो वो कहे कि यार चलो 15 रख लेता हूँ, 5 ना चले बीच में तो कोई नहीं, 10 तो काम कर ही लेंगे ना, ऐसा नहीं होता। दे हैव लिमिटेड फंडिंग, लूट परेड होती कोई नहीं है, उन्होंने 10 बड़े सिलेक्टेड किस्म के लोग रखने होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि प्रोफेसर डर रहे होते हैं कि यार ठीक है ये बच्चा पाकिस्तान
सामने बैठा हुआ है, इसकी ऑन द पेपर प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए मिसमैच हो, इसकी पर्सनैलिटी टाइप हमारे साथ ना मिलती हो, तो ये हम कहीं फंसी ना जाए इसके साथ, तो फिर कहाँ हम इसको फारिग करते फिरेंगे। फारिग करेंगे तो हमारे भी टाइम जाया है, हमारे भी पैसे जाए हैं, बच्चा भी जाया तो प्रोफेसर भी जाया, तो वो रिस्क होता है उसके अंदर। आप उनको पता ही कुछ नहीं है आपके बारे में, ठीक है ऑन पेपर तो पता है, लेकिन इन रियलिटी क्या वो सब कुछ है आपके अंदर जो आप क्लेम कर रहे हैं, या जो आपका सीवी, आपके जो ईमेल है वो चीज उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिस्क वो जरा थोड़ा सा उनके एंड पे भी रिड्यूस हो जाते हैं। वो 1 साल 2 साल एक बंदे के साथ उन्होंने काम किया होता है, तो एक नोन बंदे के साथ वो पीएचडी करना आगे पसंद करेंगे रादर देन कि एक अननोन बंदे के साथ करें। तो प्रोफेसर्स को भी ये अप्रोच पसंद है कि उनके पास भी आप आएंगे, आप कहेंगे जी मैंने रिसर्च करनी है आपके साथ, मुफ्त में करूंगा, साल करूंगा, 2 साल करूंगा, कुत्तों की तरह काम करूंगा। वो कहेगा यार मुझे तो मुफ्त का एसेट मिल गया है, रिसोर्स मिल गया, पक्का पक्का ही खीर मुझे मिल रही है। और उसके बाद जब आप उसके साथ काम कर लेंगे तो बाद में वो वैसे ही कन्विंस हो जाएगा आपके साथ मजीद काम करने में, पीएचडी आपको करवाने में, आपको फंडिंग देने के अंदर। प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइंडिंग प्रोफेसर इज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। आप अगर लेट सपोज कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्लान है कि यार मैंने इधर पीएचडी करनी है, तो आप उधर के प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, फिर आप रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर वगैरह पे जाके उनकी पब्लिकेशंस वगैरह देखें, किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, क्या उनके रिसर्च इंटरेस्ट है, किस डोमेन में वो काम कर रहे हैं। यंग फैकल्टी मेंबर्स ना वो बहुत ज्यादा इस अप्रोच पे जा रहे हैं, क्योंकि यंग फैकल्टी मेंबर्स के पास पता होता है कि लिमिटेड फंडिंग होती है, वो हर बच्चे को नहीं ऑन बोर्ड ला सकते, तो वो बेचारे खुद भी गरीब होते हैं उस लिहाज से, तो वो कहते हैं कि यार अगर हमें मुफ्त का रिसोर्स मिल रहा है तो हम उसको रगड़ेंगे, उससे काम निकलवाएंगे, और बाद में अगर इसके साथ सेटिंग होगी तो उसको बुला लेंगे। जो ज्यादा मेच्योर और एजेड और एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग अवेलेबल होती है, उनको टारगेट ना कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो लोग, उन लोगों के ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, लिंक्स होते हैं विद द काइंड ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जाहिर है स्ट्रांग एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको रेडिली अवेलेबल होते हैं। एक स्ट्रांग एप्लीकेंट एक बड़े मेच्योर एक्सपीरियंस प्रोफेसर के साथ काम करना पसंद करेगा, वेयर एज एक यंग फैकल्टी मेंबर के साथ उस तरह का बंदा उनको मिलता नहीं है। जाहिर है कि आप भी उस तरह के अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आप में भी वो मेच्योरिटी नहीं है, वो आपके पास अभी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है। यंग फैकल्टी मेंबर का भी ये मसला है कि वो हर बंदे को ले नहीं सकता ऑन बोर्ड, उसके पास लिमिटेड बजट्स हैं, और स्ट्रांग किस्म के लोग उसके पास इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते काम करने में। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। उनके रिसेंट जो पेपर्स हैं उनको पढ़ें और देखें वो अभी करंटली क्या काम कर रहे हैं, उनको लिंक्डइन पे फॉलो करें, रीच आउट टू देम एंड सजेस्ट टू देम कि आप कैसे उनको मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक सैंपल ईमेल भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। दिस वाज बेसिकली एन ईमेल दैट वाज सेंट टू वन ऑफ द प्रोफेसर्स फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट अ कपल ऑफ इयर्स बैक। और ये जो बच्चा था इसने फिर पहले साल 1.5 साल इसने उस प्रोफेसर के साथ एक रिमोट रिसर्च कोलैबोरेशन की बाय बीइंग इन पाकिस्तान। उसके बाद इसी प्रोफेसर के साथ रिकमेंडेशन इसका लेकर एक और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फिर इसने अपना पीएचडी। यू विल गेट द जनरल आइडिया कि देखें इसने बेसिकली प्रोफेसर को ये लिखा है कि भी मैं आपके साथ रिसर्च कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क। ना एक इंट्रो दिया है, प्रोफाइल वगैरह उसने उसको एक्सप्लेन की है, फिर उसने प्रोफेसर के काम को बताया है कि भी मैं आपके काम में क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ, फिर उसने प्रोफेसर के एक आध पेपर का मेंशन कर दिया है, और फिर उसके बाद उसने अपना सीवी अटैच किया और उसको कहा कि भी मैं आपके साथ जो करंट आपका रिसर्च फोकस है उसके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ कोलैबोरेट करने के अंदर। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एटलीस्ट मुझे ये स्ट्रेटेजी रिपोर्ट की है, तकरीबन 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली आई नो देम हु हैव डिप्लॉयड दिस स्ट्रेटेजी, वर्क फॉर अ ईयर और 2 विद द प्रोफेसर्स, और इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान से बैठ के साल 1.5 2 साल काम करके फिर वहीं पे अमेरिका के अंदर अपनी फुली फंडेड पीएचडीज निकलवाई हैं। इफ यू आर अ लास्ट ईयर अंडरग्रेड और जस्ट ग्रेजुएटेड तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अभी आप अर्ली इन योर करियर हैं, यू आर वेरी यंग इन योर करियर, आप अभी सीखने के फेज के अंदर है। एक ऐसा बंदा जो कि 8 साल 10 साल से ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर लगा हुआ है, रिसर्च में लगा हुआ है, उसको ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होती है, उसके पास इतना कुछ ऑलरेडी दिखाने को होता है, इतने एक्कोलेट्स होते हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उसी बेसिस के ऊपर डायरेक्ट फंडिंग निकलवा लेता है। उसको जरूरत नहीं है इन चक्रों में पढ़ने की कि वो साल 2 साल एनी प्रोफेसर के साथ अपने आप को सेट करता फिर है। इस वजह से ये कि यंग जो ग्रेड्स हैं या अभी अंडर ग्रेड 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर आप लोग बैठे हुए, तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को जो है ना वो अप्लाई करें। सो अगेन जस्ट टू रीकैप, प्रोफेसर ढूंढें, उसकी रिसर्च पढ़ें, उसके बाद उसको एक ईमेल लिखें, उसके अगर जब जवाब नहीं देता उसको फॉलो अप कर लें एक आध हफ्ते बाद, फिर एक आध हफ्ते बाद दोबारा कर लें, 2-3 दफा उसके साथ पोलाइटली फॉलो अप कर लें अगर रिप्लाई नहीं करता। वैसे बाय द वे इसमें मैंने देखा है कि बहुत हाई रिस्पॉन्स रेट होता है प्रोफेसर्स का, 50 to 60% प्रोफेसर जो होते हैं ना वो रिप्लाई करते हैं। उनको मुफ्त का बंदा मिल रहा है ना भाई, तो मुफ्त का बंदा मुफ्त की चीज कौन छोड़ता है। आप मुफ्त के एसेट है तो उनको मिल रहा है, तो वो आपको क्यों नहीं रिप्लाई करेंगे। आइडियली वैसे मैं कहूँगा 2 साल काम करें, जितनी उसके साथ स्टैब्लिश कर सकते हैं कनेक्शंस वगैरह और नेटवर्क बना सकते हैं और पब्लिकेशंस कर सकते हैं करें। और उसके बाद फिर ये है कि उस पेपर की बेसिस पे, उस रिकमेंडेशन की बेसिस पे, उस कनेक्शन की बेसिस पे यू देन अप्लाई टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन अमेरिका। इफ यू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी आई कैन 100% गारंटी कि ये आपको हो ही नहीं सकता कि आपको कोई फुली फंडेड पीएचडी ऑफर बाद में ना हो। अगेन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस और एनी अदर क्वेश्चन तो मुझसे प्लीज आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।